सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है कक्षा द्वादश आरोह भाग 2 के महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन नामक पाठ। बच्चों, सबसे पहले महादेवी वर्मा के बारे में, उनकी जीवनी और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं इनकी हुई दीप शिखा, यामा जो कि काव्य संग्रह है, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1983 में मिल चुका है। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृत के स्वर जो कि निबंध संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण है। बच्चों, उनको कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए 1983 में। हिंदी संस्थान का भारतीय पुरस्कार इनको मिला, पद्म भूषण, और सन 1987 में इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। बच्चों, महादेवी वर्मा साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की इनकी प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई गई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यालय की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी रचनाकार के रूप में रही है। तो बच्चों, ये भक्तिन नामक पाठ महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। ये इनकी रचना स्मृति की रेखाएं है, उससे लिया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, और उसमें हार कर कैसे जिंदगी को पूरी राह झेलती रही, इन सब का इसमें जिक्र है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है, जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी, पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में बननी चाहिए। तो संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन में रेखाचित्र है क्या? कहानी से मिलता जुलता साहित्य रूप है। यह नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द की नापतोल पर गढ़ा गया है। स्केच चित्रकला का अंग है। इसमें चित्रकार कुछ गिनी चुनी रेखाओं द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित कर देता है। स्केच रेखाओं की बहुलता और रंगों की विविधता में अंकित कोई चित्र नहीं है, ना वह एक फोटो ही है जिसमें नन्ही सी नन्ही और साधारण से साधारण वस्तु भी खिंच आती है। अब साहित्य में रेखाचित्र क्या है? साहित्य में जिसे रेखाचित्र कहते हैं, उसमें भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। इसमें साधु शब्द नहीं, इसलिए इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। इसमें साधारण शब्द नहीं होते हैं, शब्दों का चित्र, बिंब दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं इसको अंग्रेजी में व्यवहित दिखाई पड़ता है। पहला परिच्छेद, भक्तिन का बचपन, मां की मृत्यु, विमाता के द्वारा भक्तिन का बाल विवाह करा देना। द्वितीय परिच्छेद, भक्तिन का वैवाहिक जीवन, सास और जिठानियों का अन्यायपूर्ण व्यवहार, परिवार से अलगौजा कर लेना। तृतीय परिच्छेद, पति की मृत्यु, विधवा के रूप में संघर्षशील जीवन, और चतुर्थ परिच्छेद महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में है। तो बच्चों, इस प्रकार से भक्तिन के जीवन को कुल 4 परिच्छेद में बांटा गया है इस पाठ के आधार पर। अब आइए पाठ के सारांश पर।
तो हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि भक्तिन जिसका नाम लक्ष्मी था, उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मी, लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका है। बचपन से ही भक्तिन की मां की मृत्यु हो गई। सौतेली मां ने 5 वर्ष की आयु में विवाह तथा 9 वर्ष की आयु में गौना कर भक्तिन को ससुराल भेज दिया। ससुराल में भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जिठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ती थी। सास और जिठानियां आराम फरमाती थी और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर भक्तिन ने ससुराल वालों से अलगौजा कर अपना अलग घर बसा लिया और सुख से रहने लगी। पर भक्तिन का दुर्भाग्य, अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वाले भक्तिन को घर से निकाल देते हैं और उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसका केस मुड़ाकर उसका केस मुड़ाया गया और वो सन्यासिन बन गई। वह रात रात भर जग कर चित्रकारी या लेखन कार्य जैसे कार्यों में व्यस्त थी, बिजी थी। अपनी मालकिन की सेवा का अवसर ढूंढ लेती है। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को जरूर बदल दिया। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया। भक्तिन ने महादेवी को देहात के किस्से, कहानियां, किंवदंतियां कंठस्थ करा दी। स्वभाव से महाकंजूस होने पर भी भक्तिन पाई पाई कर जोड़ी हुई 105 रुपए की राशि को सहर्ष महादेवी को समर्पित कर देती है। जेल के नाम से थर-थर कांपने वाली भक्तिन अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के लिए बड़े लाट साहब तक से लड़ने को भी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से भक्तिन एक ऐसी सेविका है जिसे लेखिका कभी होना नहीं। इसके बाद है पहला परिच्छेद में छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन एक सेविका के रूप में महादेवी वर्मा के पास आती है, परंतु शीघ्र ही वह उसकी आत्मीय बन जाती है। वह जब कोई भक्ति से पूछता है कि तुम यहाँ कब से रह रही हो, तो वह समय को अत्यंत बढ़ाकर कहती है तुम पचेगा का बताई, यह 50 बरिस से संग्रहित है। लेखिका कहती है इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर चुकी है, जिसका भक्तिन को पता नहीं है। दीर्घ अवधि तक लेखिका के साथ रहना उसका प्रमाण उसका उसको प्रामाणिक अनुभूति होती थी। लेखिका हंसते हुए कहती है कि इस स्नेह के आधार पर इनकी अवस्था 150 वर्ष की एक असंभव गणना तक पहुंच जाती है। सेवक धर्म में हनुमान जी से ही स्पर्धा करने वाली भक्तिन एक नाम धन्य माने अलग नामों से पुकारी जाने वाली वो बालिका की कन्या है। उसका नाम लक्ष्मी है, परंतु जीवन में सदैव लक्ष्मी की कमी बनी रही। इसलिए वह लेखिका से कहती है कि इसे इस नाम से ना बुलाए। लेखिका उसका नया नामकरण करती है भक्तिन। भक्तिन ऐतिहासिक झूसी, जो कि इलाहाबाद के पास ही है, झूसी गांव में प्रसिद्ध सुरमा की इकलौती बेटी है, परंतु विमाता द्वारा प्रताड़ित हुई है। विमाता जो सौतेली माँ थी, उसके पिता 5 वर्ष की अवस्था में ही उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक से करा देते हैं तथा विमाता 9 वर्ष की अवस्था में ही उसका गौना कराकर उससे मुक्ति पा लेती है। जब वह ससुराल में थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु संपत्ति की लालची विमाता द्वेषवश उसे पिता की मृत्यु का समाचार बहुत तो जब वह ससुराल में थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु संपत्ति की लालची विमाता द्वेषवश उसे पिता की मृत्यु का समाचार बहुत जब वह ससुराल में थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु संपत्ति की लालची विमाता द्वेषवश उसे पिता की मृत्यु का समाचार बहुत विलंब से भेजती है। उसके रोने पीटने के डर से उसके ससुराल वाले उसे और विलंब से बताते हैं। एक दिन जब उसकी सास उसे यूं ही मायके भेजती है तो मानो उसके पैरों में पंख लग जाते हैं। वह खुशी खुशी अपने मायके की सीमा में प्रवेश करती है। गांव की सीमा पर ही पता चल जाता है